a directory rules France. The fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle class to seize power. A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied sections of society. It provided for 2 elected legislative councils. These then appointed a directory and executive made up of 5 members. जैकोबिन गवर्नमेंट के फॉल के बाद जो वेल्दियर मिडिल क्लास था इसने पावर पे अपना कंट्रोल कर लिया. मतलब wealthier middle class they formed the government. After this a new constitution was introduced. फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया. इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे दे वर डिनाइड द वोटिंग राइट्स. जो समाज के गरीब लोग थे उनसे वोटिंग राइट्स ले लिए गए. इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये डिसाइड किया गया कि अब जो है वो 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी और ये जो 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी इनके मेंबर्स मिलकर के एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करेंगे. डायरेक्टरी जो है वो एग्जीक्यूटिव होगी जिसमें 5 मेंबर्स होंगे. ये सारे जो मेजर्स हैं वो इसलिए लिए गए ताकि पावर का कंसंट्रेशन एक इंसान के हाथों में ना रहे. जैसे कि जैकोबिन क्लब में 1 मैन एग्जीक्यूटिव था. एग्जीक्यूटिव के सारे पावर्स एक ही इंसान के हाथ में थे. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के पास में थे. और अगर सारे पावर्स एक ही इंसान के पास में होते हैं तो वो पावर को मिसयूज कर सकता है जैसा कि मैक्सिमिलियन ने किया था. इसके कारण ये सारा डिसीजन लिया गया. लेकिन इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो आपस में और कई बार लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ इनके क्लैश होते थे, झगड़े हो जाते थे. लेजिस्लेटिव काउंसिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसमिस करने में लगी रहती थी और जो डायरेक्टर्स थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिसीजंस को मना करने में, रिजेक्ट करने में लगे रहते थे. इस सब का रिजल्ट ये हुआ कि फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हुई जिसका रिजल्ट फाइनली फ्रांस में मिलिट्री डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो गई नेपोलियन बोनापार्ट के अंडर में. बेशक 1789 के रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में कई बार जो गवर्नमेंट्स थे वो चेंज हुए लेकिन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बेसिक आइडियल्स थे जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रेटर्निटी, these ideals remained inspiring the political movement in France and in the rest of the Europe also in the following century. तो ये जो रिवोल्यूशनरी आइडियल्स थे इन्होंने फ्रांस में भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स को इंस्पायर किया. फ्रांस के अलावा आने वाली सेंचुरी में इन्होंने पूरे यूरोप में इस तरह के मूवमेंट को इंस्पायर किया. Did women have a revolution? From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many changes in French society. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. काफी पहले से ही जो फ्रेंच वुमेन थी वो उन सारे इवेंट्स में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी जिन इवेंट्स के कारण फ्रेंच सोसाइटी में इम्पोर्टेंट चेंज इंट्रोड्यूस हुए. औरतों को उम्मीद थी कि अगर वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इन्वॉल्व होंगी तो इससे रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट प्रेशराइज होगी ऐसे स्टेप्स उठाने के लिए जिससे औरतों की लाइफ इम्प्रूव होगी. Most of the women of the third state had to work for a living. थर्ड स्टेट की ज्यादातर औरतों को लिविंग के लिए, अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए उन्हें वर्क करना पड़ता था, काम करना पड़ता था.
इन्हें कई तरह के काम करने पड़ते थे, जैसे दे वर एम्प्लॉयड इन लॉन्ड्रीज, ये लोग लॉन्ड्रीज में एम्प्लॉयड थे. दे यूज्ड टू सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट, और they were also employed as domestic servant in the house of prosperous people. तो ये कई तरह के काम करती थी, लॉन्ड्रीज में काम करती थी, फल सब्जी वगैरह बेचने के काम में इन्वॉल्व थे. इसके अलावा जो प्रॉस्पेरस पीपल थे, जो समृद्ध रिच पीपल थे, उनके घरों में ये एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट भी एम्प्लॉयड थी. Only daughters of nobles or wealthier member of the third state could study at a convent. सिर्फ नोबल्स के जो फैमिलीज थी उस घरों की लड़कियां या थर्ड स्टेट के जो वेल्दियर सेक्शन के लोग थे उनकी लड़कियां ही जो है वो कॉन्वेंट जा सकती थी एजुकेशन के लिए. बट आफ्टर देयर एजुकेशन देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम. लेकिन एजुकेशन के बाद इनकी फैमिलीज इनकी शादियां अरेंज कर देती थी. जो थर्ड स्टेट की वर्किंग वुमेन थी उन्हें लाइवलीहुड के लिए तो अर्न करना पड़ता था. इसके अलावा दे वर ऑल्सो सपोज टू टेक केयर फॉर देयर फैमिलीज. इन्हें अपने परिवार की देखभाल भी करनी पड़ती थी. परिवार की देखभाल करने का मतलब कि इन्हें खाना बनाना पड़ता था. दे हैड टू फेच वाटर, पानी लेके आना, क्यू अप फॉर द ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन. देयर वेजेस वर ऑल्सो लोअर देन दोज ऑफ मेन. इनकी मजदूरियां भी आदमियों के कंपैरिजन में काफी कम थी. तो औरतों ने अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को वॉइस देने के लिए अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब बनाने शुरू कर दिए थे. अपने खुद के जो न्यूज़पेपर्स थे उनको भी पब्लिश करना शुरू कर दिया था. फ्रेंच सिटीज में लगभग 60 वुमेन क्लब बन चुके थे और इसमें 2 वुमेन क्लब्स बहुत ज्यादा पॉपुलर थे. पहला जो था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी और जो दूसरा था दैट वाज रिपब्लिकन वुमेन. तो ये जो दोनों पॉलिटिकल क्लब्स थे, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, दे वर द मोस्ट फेमस वुमेन क्लब्स इन फ्रांस. ये जो वुमेन क्लब्स थे इनके मेन डिमांड थे कि औरतों को भी सेम पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए जैसे कि मेन को मिले हुए हैं. लेकिन औरतें बहुत ज्यादा निराश हुई जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था दैट कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन्स. उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू औरतों को कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले, उन्हें पैसिव सिटीजन का दर्जा दिया गया. तो जो वुमेन पॉलिटिकल क्लब्स थे उन्होंने डिमांड किया कि वुमेन दे शुड आल्सो गेट द राइट टू वोट, right to be elected to the assembly and right to hold political office. Only then they felt would their interest be presented in the new government. In the early years, the revolutionary government did introduce laws that help improve the lives of people. Revolutionary government बनने के बाद revolutionary government ने कुछ ऐसे law introduce किए जिससे औरतों की लाइफ में कुछ चेंजेस आए. जैसे that revolutionary government it created state schools. Schooling was made compulsory for all the girls. Their fathers could no longer force them into marriage against their will. Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law. तो कई सारे लॉ औरतों की वेलफेयर के लिए बने. स्कूलिंग कंपल्सरी कर दी गई. अब लड़कियों को उनके विल के अगेंस्ट मैरिज के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता था. मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, सिविल लॉ के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में माना गया और बोला गया कि नाउ वुमेन दे कैन ऑल्सो एंटर इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली. और मैरिज को सिविल लॉ के अंडर में रजिस्टर भी किया गया. डिवोर्स को भी लीगल बनाया गया. अब डिवोर्स के लिए मेल और फीमेल जो थे दोनों ही अप्लाई कर सकते थे. वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स
वुमेन को जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की गई. नाउ दे कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस. बट वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स कंटिन्यूड. लेकिन औरतों का जो संघर्ष था इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो कंटिन्यू रहा. रेन ऑफ टेरर के समय भी न्यू गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉ इंट्रोड्यूस किए जिनके कारण फ्रांस में जो वुमेन पॉलिटिकल क्लब थे उन्हें बंद कर दिया गया. औरतों की पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई. रेन ऑफ टेरर के समय कई सारी प्रोमिनेंट वुमेन, कई सारी जानी पहचान मानी जो इम्पोर्टेंट वुमेन्स थी उन्हें अरेस्ट किया गया एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड. इसमें से कुछ को फांसी भी दे दी गई. Women's movement for voting right and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. और इस तरह से औरतों का जो मूवमेंट था वोटिंग राइट्स को लेकर के, इक्वल वेजेस को लेकर के, वो दुनिया के कई सारे देशों में अगले 200 साल तक चलता रहा. और फाइनली फ्रांस में औरतों को वोटिंग राइट्स 1946 में मिले. Now we will discuss about the life of a revolutionary woman, Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, she was one of the most important of the politically active women in revolutionary France. ये जो आपकी ओलंपे डी गॉज थी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन थी फ्रांस की. जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इन्होंने 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेस्ट किया, इसका विरोध किया, क्योंकि ये जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन्स जो है उसको अनाउंस किया गया था. एंड दीज राइट्स वर गिवन ओनली टू द मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड वुमेन्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेसिक राइट्स दैट each human being was entitled. ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स थे ये सिर्फ आदमियों को दिए गए, औरतों को वो बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं दिए गए जिसको कि हर ह्यूमन बीइंग को मिलना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. और इसीलिए 1791 में ओलंपे डी गौज ने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन इसको लिखा. और ये जो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन था, दीज राइट्स वर एड्रेस टू द क्वीन एंड टू द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली. इसको क्वीन और नेशनल असेंबली के मेंबर्स को एड्रेस करके लिखा गया था. और इसमें औरतों के लिए जो बेसिक राइट्स हैं उनकी बात कही गई थी. 1793 में ओलंपे डी गौज शी क्रिटिसाइज्ड द जैकोबिन गवर्नमेंट. इन्होंने जैकोबिन गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया बिकॉज जैकोबिन गवर्नमेंट दे फोर्सबली क्लोज डाउन द वुमेन क्लब्स. क्योंकि जैकोबिन गवर्नमेंट ने जबरदस्ती वुमेन क्लब्स को बंद कर दिया था. बाद में जैकोबिन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ओलंपे डी गौज को अरेस्ट कर लिया. शी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन. नेशनल कन्वेंशन के थ्रू इन पे मुकदमा चलाया गया एंड शी वॉज चार्ज्ड विद ट्रीजन ऑफ बिट्रेइंग द गवर्नमेंट. इनके ऊपर गवर्नमेंट को धोखा देने का आरोप लगा, गिल्टी पाया गया. सून आफ्टर दिस शी वॉज एग्जीक्यूटेड. बाद में जो है इनको फांसी दे दी गई. The abolition of slavery. One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. Revolutionary जो गवर्नमेंट थी, जैकोबिन गवर्नमेंट जो थी, इसका एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था, एक बहुत ही क्रांतिकारी सामाजिक जो समाज सुधार का काम था. वो क्या था कि जैकोबिन गवर्नमेंट इट अबॉलिश्ड स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज. जैकोबिन गवर्नमेंट ने फ्रेंच कॉलोनीज से स्लेवरी को खत्म कर दिया.
ये जो फ्रेंच कॉलोनीज थी ये कैरेबियन आइलैंड में थी। कैरेबियन आइलैंड में 3 इंपॉर्टेंट फ्रेंच कॉलोनीज थी, मार्टिनिक, ग्वाडेलप और सेंट डोमिंगो। These French colonies, they were the important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. ये French colonies जो थी ये important जो भी commodities थी उनको supply करती थी, जैसे टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी, जिनकी यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी। लेकिन जो यूरोपियंस थे they don't want to go in these colonies and work in distant and unfamiliar lands. तो ये लोग इतने दूर नहीं जाना चाहते थे, अनजान जगह काम करने के लिए नहीं जाना चाहते थे, जिसके कारण फ्रेंच कॉलोनीज में लेबर शॉर्टेज हो गई। और इस लेबर शॉर्टेज को ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के थ्रू पूरा किया गया। दिस ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड इट वाज बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। This slave trade began in the 17th century. ये जो slave trade था इसकी शुरुआत 17th century में हुई। ध्यान रहे हम सबको कि slave trade is sale and purchase of human being। जो slave trade है ये human beings का sale and purchase होता है। French merchants, ये जो French ports थे बॉर्डे एंड नेंट्स, यहां से ये लोग अफ्रीकन कोस्ट जाते थे, अफ्रीका के कोस्टल एरियाज में जाते थे। वहां पर ये स्लेव्स को वहां के लोकल चीफ्टेन्स, यहाँ के जो लोकल कबीले के मालिक थे उनसे खरीदते थे, इनकी ब्रांडिंग की जाती थी। इसके बाद स्लेव्स जो थे दे वर पैक टाइटली इनटू शिप्स, इन्हें शिप्स में पैक करके 3 महीने की लंबी जर्नी के लिए भेज दिया जाता था। अटलांटिक ओशन का क्रॉस करते हुए ये लोग कैरेबियन आइलैंड्स पहुंचते थे। कैरेबियन आइलैंड्स में इन्हें प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था और स्लेव लेबर को एक्सप्लॉइट करके इनसे काम ज्यादा करवा के इन्हें बहुत कम मजदूरी दे करके जो भी प्लांटेशन गार्डन्स में क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते थे उनको यूरोपियन मार्केट्स में हाई प्राइस पर एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। और इस तरह से जो फ्रेंच सिटीज थे जैसे बॉर्डे एंड नेंट्स, दे ओन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड। ये जो पोर्ट सिटीज थे फ्रांस के, इनको अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है ये स्लेव ट्रेड के कारण ही मिली थी। 18th सेंचुरी में स्लेवरी को फ्रांस में क्रिटिसाइज तो किया गया और नेशनल असेंबली में लंबी लंबी डिबेट्स भी चली इस चीज को लेकर के कि वेदर द राइट्स ऑफ मेन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। ये कि जो राइट्स ऑफ मैन है इन्हें सारे फ्रेंच सब्जेक्ट्स में, मतलब फ्रेंच कॉलोनीज में जो लोग हैं उनको भी एक्सटेंड किया जाए, उनको भी दिया जाए या नहीं दिया जाए। लेकिन सिर्फ डिबेट चली, कोई लॉ पास नहीं हो पाया क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उसे बिजनेसमैन के अपोजिशन का डर था। उन्हें डर था कि बिजनेस क्लास अपोज करेगी because the income of business class depended on the slave trade, क्योंकि business class का income slave trade पर depend करता था और ये business class ही जो थी जो कि political party की funding करती थी। Finally, convention में 1794 में लॉ बना करके स्लेवरी को फ्रेंच कॉलोनीज में एबॉलिश कर दिया गया और सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया गया। लेकिन ये शॉर्ट टर्म मेजर था, थोड़े ही समय के लिए पॉसिबल हो पाया। 10 साल के बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का डिक्टेटर बना तो नेपोलियन बोनापार्ट ने स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया क्योंकि
जो प्लांटेशन ओनर्स थे ये स्लेव्स को हायर करना, अफ्रीकन नीग्रोस को स्लेव बना के उनसे काम कराना, ये अपना फ्रीडम समझते थे। उन्हें लगता था कि स्लेव ट्रेड के थ्रू ही ये अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा कर सकते हैं। फाइनली स्लेवरी जो है ये फ्रेंच कॉलोनीज में 1848 में आके एबॉलिश हुई। The revolution and everyday life. Can politics change the clothes people wear, the language they speak, or the books they read? The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women, and children. The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या पॉलिटिक्स लोगों के एवरीडे लाइफ को चेंज कर सकता है, लोगों के क्लोथ्स को चेंज कर सकता है? क्या किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के कारण लोगों के क्लोथिंग में चेंजेस आ सकते हैं, या लोगों की लैंग्वेज जो है वो चेंज हो सकती है, या बुक जो है बुक के जो कंटेंट है वो चेंज हो सकते हैं? 1789 के बाद वाले सालों में ऐसे कई सारे चेंजेस आए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ऐसे कई सारे चेंजेस फ्रांस में आए, जिससे फ्रांस में जो मेन, वुमेन और चिल्ड्रन, इनका लाइफ बदल गया। रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने लोगों के लाइफ को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको पूरा किया। कैसे पूरा किया? उन्होंने कुछ ऐसे लॉ पास किए जिससे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो बेसिक आइडियल्स थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आदर्श थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये एवरीडे प्रैक्टिस का पार्ट बन गया। एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट लॉ जो कि बेस्टील स्टेट प्रिजन के डिमोलिश होने के बाद बना, वो लॉ था एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। बेस्टील स्टेट प्रिजन के डिमोलिश होने के बाद सेंसरशिप को फ्रांस में एबॉलिश कर दिया गया। सेंसरशिप इज द गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन प्रेस। Before the French Revolution, in the old regime, all written material and cultural activities, that means books, newspapers, plays, could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. Old regime में रिटन मटेरियल, सारे रिटन मटेरियल या कल्चरल एक्टिविटीज, रिटन मटेरियल में जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर या कल्चरल एक्टिविटीज में प्ले, ये तभी पब्लिश या परफॉर्म किए जा सकते थे जबकि उन्हें किंग के सेंसर्स अप्रूव कर देते थे। लेकिन 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, इसमें डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन वाज अनाउंस्ड, जब लोगों को राइट्स प्रोवाइड हुए, जैसे आपका हर सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी, ये लोगों के नेचुरल राइट्स माने गए। तो इसके बाद अब न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स और प्रिंटेड पिक्चर्स, दे फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस। लोग अपने मर्जी के न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये जो भी अपने व्यूज थे उनको मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करवा सकते थे, और इस तरह से ये जो नए आइडियाज थे ये शहरों से होते हुए गांव में भी पहुंच रहे थे। इन सारे जो आपका प्रिंटेड मटेरियल था, इनमें उन सारी चीजों को डिस्क्राइब किया जाता था, डिस्कस किया जाता था, जो इवेंट्स फ्रांस में हो रहे थे उन सब के बारे में इसमें लिखा होता था। फ्रीडम ऑफ प्रेस का ये भी मतलब है कि किसी भी इवेंट को लेकर के अपोजिंग व्यूज को एक्सप्रेस किया जा सकता था। हर साइड जो था वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्विंस करने में लगा हुआ था प्रिंट मीडियम के मदद से। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि उस समय फ्रेंच सोसाइटी में लिटरेसी लेवल कम था, पढ़े लिखे लोग कम थे, और इसीलिए ये जो भी डेवलपमेंट हो रहे थे उनको
कल्चरल एक्टिविटीज के थ्रू भी पॉपुलराइज किया गया। ये जो प्रिंटेड मटेरियल्स थे, इन पे नाटक लिखे गए, गाने बने, इन पे फेस्टिव प्रोसेशंस भी जो है ऑर्गेनाइज किए गए, और ये जो प्ले, सॉन्ग, फेस्टिव प्रोसेशंस, दे अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इन्होंने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया, और इनके थ्रू जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बेसिक आइडियाज थे, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, या पॉलिटिकल फिलोसफर्स के व्यूज जो थे, ये लोगों तक पहुंचे, लोगों के बीच में पॉपुलर हुए। Now, conclusion. In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. 1804 में जब नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस का एम्परर बना, तो ये नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज को कॉन्कर करने के लिए, जीतने के लिए निकल पड़ा। इन्होंने वहां की जो रूलिंग डायनेस्टीज थी उनको हरा दिया, उनको उनके पावर से हटा दिया। इसने कई सारे किंगडम्स भी क्रिएट किए नेपोलियन ने, और उन किंगडम्स में इसने अपने फैमिली मेंबर्स को वहां का रूलर बना दिया। नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को यूरोप का मॉडर्नाइजर मानता था। इसने कई सारे ऐसे लॉ भी इंट्रोड्यूस किए जिससे सोसाइटी में चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जा सके। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ही पास्ड अ लॉ टू प्रोटेक्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया, विच वाज प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। शुरू में कई सारे जो लोग थे यूरोप के, वो नेपोलियन को एक लिबरेटर मानते थे जो यूरोप के लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करेगा। लेकिन जल्दी ही लोगों ने नेपोलियनिक आर्मी को एक इन्वेडर की तरह देखना शुरू कर दिया। फाइनली लोग उससे नफरत करने लगे, एंड नेपोलियन वॉज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। नेपोलियन को वाटरलू के बैटल में कंबाइंड आर्मीज ने हरा दिया, और नेपोलियन बोनापार्ट ने कई सारे रिवॉल्यूशनरी चेंज जो हैं इंट्रोड्यूस किए थे। कई सारे मॉडर्न लॉ भी यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में इंट्रोड्यूस किए थे, जिसका असर यूरोप के लोगों पर नेपोलियन के डेथ के कई सालों बाद दिखाई पड़ना शुरू हुआ। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इम्पोर्टेंट लीगेसी हैं, और ये जो आपका न्यू डेमोक्रेटिक आइडियाज हैं, ये फ्रांस से बाकी यूरोपियन कंट्रीज में 19th सेंचुरी में स्प्रेड हुए। फ्रांस के बाद यूरोप के बाहर जो दूसरे देश थे वहां पर भी फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया गया, और यूरोप के बाद से ये जो व्यूज थे लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बेसिक आइडियल्स थे, ये कॉलोनी के लोगों तक भी पहुंचे, और कॉलोनी के लोगों ने इन आइडियाज पर रीवर्क किया और इन आइडियाज को यूज किया इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए और सोवरन नेशन स्टेट क्रिएट करने के लिए। इंडिया में भी टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय, ये दो इंडिविजुअल्स के एग्जाम्पल हैं who responded to the ideas coming from रिवॉल्यूशनरी फ्रांस, जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इन आइडियाज को
वेलकम किया और वो उन आइडियाज को इंडिया में भी इंट्रोड्यूस करना चाहते थे।